नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हमास इजरायल युद्ध में सबसे ज्यादा संकट में गजा के लोग हैं। गुरुवार को युद्ध का छठा दिन है, लेकिन किसी भी तरह का दाना पानी किसी भी देश से गजा में नहीं पहुंचा है। उजड़े अस्पतालों में घायल फिलिस्तीनी बिना इलाज के पड़े हुए हैं। इजरायली ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार को अपने बयान के जरिए शर्त रखी है कि जब तक हमास सभी इजरायली बंदियों को रिहा नहीं कर देता, तब तक गजा की घेराबंदी खत्म नहीं होगी। वहां बिजली और ईंधन या मानवीय सहायता सहित किसी भी बुनियादी संसाधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां तक कि दाना पानी भी नहीं मिलेगा। इजरायली ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि युद्ध से पहले गजा को रोजाना 54,000 क्यूबिक मीटर पानी और 2700 मेगावाट बिजली मिलती थी, लेकिन स्थिति अब बदल गई है। उनके पास जनरेटर के लिए भी ईंधन खत्म हो रहा है। एक सप्ताह में बिजली के बिना सीवेज सिस्टम फेल हो जाएगा। काट्ज ने कहा कि गजा इसी का हकदार है और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। इजरायल ने अब पड़ोसी देश सीरिया के 2 एयरपोर्ट को निशाना बना लिया है। सीरिया की सरकारी टेलीविजन ने ही ये दावा किया है। उसने कहा है कि इजरायल ने गुरुवार को राजधानी दमिश्क और उत्तरी शहर अलेप्पो में मुख्य हवाई अड्डों पर हमले किए। इस हमले के जवाब में सीरिया ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री का विमान दमिश्क में कुछ समय बाद ही उतरने वाला था। उससे पहले ही वहां बमबारी कर रनवे नष्ट कर दिया गया। सीरिया ने अपने एयरपोर्टों पर इजरायली हमले के दावे तब किए हैं जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे और देश को समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा, मैं अपने साथ जो संदेश लेकर आया हूं वो ये है, आप अपनी रक्षा करने के लिए अपने आप में काफ़ी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जब तक अमेरिका मौजूद है आपको ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजरायल पर हमास के बंदूकधारियों के विनाशकारी हमले और उसके बाद इजरायली जेट द्वारा गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी के मद्देनजर गुरुवार को नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने अब्बास के हवाले से कहा है, हम दोनों पक्षों द्वारा नागरिकों को मारने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कार्रवाई को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि वो नैतिकता, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं। इजरायल फलस्तीन पर भारत के रुख के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत हमेशा एक संप्रभु फलस्तीन देश के गठन के लिए सीधी वार्ताओं को दोबारा शुरू होने की हिमायत करता रहा है, जो इजरायल के साथ शांतिपूर्वक अस्तित्व में रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इजरायल हमास के संघर्ष के बीच इजरायल में भारतीय नागरिकों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि एक नागरिक के घायल होने की खबर उन्हें भी मिली है। संभवतः वो अस्पताल में है। अभी तक इस संघर्ष में किसी भी भारतीय नागरिक की मौत नहीं हुई है। गजा पर इजरायल के लगातार हमले पर ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल पर जनसंहार का आरोप लगाया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गजा की घेराबंदी करने को सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताया। गजा में इस समय बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई काट दी गई है। ऐसा माना जाता है कि गजा में हमास को ईरान मदद देता है। हालांकि मंगलवार को ही ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि उनका देश इजरायल पर हमले के पीछे नहीं है। इसके साथ ही खामेनेई ने कहा कि वो हमले की योजना बनाने वालों के हाथ चूमेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के हमलों में कम से कम 1200 लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद बुधवार को इजरायल की तीखी आलोचना की है और कहा कि हमास के हमलों के बाद इसराइल को इसे ठीक करने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि नेतन्याहू ने हमें निराश किया है। ये एक बहुत ही भयानक बात थी, मैं यही कहूँगा। ट्रंप ने कहा कि इजरायल और पीएम नेतन्याहू हमास के हमले के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस ने देश में घटती नौकरियों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी से भारत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने हमेशा की तरह किसी भी समस्या के होने से इनकार किया और बेहद संवेदनहीनता के साथ कहा था कि पकौड़े का ठेला लगाना भी एक अच्छा रोजगार है। उन्होंने कहा है कि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक वास्तव में उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को पकौड़ा तलने और दूसरे तरह के स्वरोजगार के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन अब पकौड़ा तलने वालों की कमाई भी पहले की तुलना में कम हो गई है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए मजबूर होने वाले लोगों का अनुपात आज 57% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है, जो 5 साल पहले 52% था। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार करने वालों के पकौड़े भी कम बिक रहे हैं। पिछले 4 तिमाहियों में उनकी मासिक आय 9.2% गिरकर 12,700 रुपये से गिरकर 11,600 रुपये रह गई है।
उन्होंने कहा यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में दिहाड़ी मजदूरों की दैनिक आय भी लगभग 5% कम होकर 388 रुपये रह गई है। इसी प्रकार नियमित रूप से वेतन पाने वाले श्रमिकों का अनुपात 24% से गिरकर 21% हो गया है, जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग में व्यापक संकट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का भारतीयों का सपना 2014 में यूपीए सरकार के जाते ही टूट गया। अब आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार ही इस भयावह स्थिति को बदल सकती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने गुरुवार को कहा कि पिछले दिनों हरियाणा के नूंह और कुछ अन्य स्थानों पर हुई हिंसा कोई संगठित अपराध की घटना नहीं थी और इसे प्रशासन की विफलता भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके स्तर पर कुछ कमियां जरूर रहीं। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि हिंसा में स्थानीय लोग शामिल नहीं थे और सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए दुष्प्रचार में कुछ नौजवान उत्तेजना के शिकार हो गए, जिस पर समाज को ध्यान देने की जरूरत है। उनके मुताबिक पिछले दिनों आयोग के एक दल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर विभिन्न समुदायों के लोगों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। लालपुरा ने संवाददाताओं से कहा, आयोग का दल नूंह और सोहना गया था। हमने दोनों समुदायों के लोगों और प्रशासन के अधिकारियों से बात की। लोगों का कहना है कि हिंसा करने वाले लोग बाहरी थे। स्थानीय मुसलमानों ने मंदिरों की रक्षा की तो हिंदुओं ने मस्जिदों की रक्षा की। ये सद्भाव वहां देखने को मिला था। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि ये निर्देश जारी किए गए हैं कि एफआईआर में मुखबिर, शिकायतकर्ता, पीड़ित और संदिग्ध के धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ये घटनाक्रम हरियाणा पुलिस द्वारा एफआईआर में एक व्यक्ति के धर्म बताए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरिज खान को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा में रियायत दी है और इसे उम्र कैद में बदल दिया है। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। बता दें 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की एक टीम बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन से संबंध रखने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए वहां छापेमारी कर रही थी। इन पर दिल्ली में सीरियल बम विस्फोट करने के आरोप थे, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिल्ली पुलिस की टीम जब बाटला हाउस पहुंची तो उन पर गोलीबारी शुरू की गई और पुलिस की टीम वहां फंस गई और आत्मरक्षा में गोली चलाने को मजबूर हो गई। इस दौरान गोलीबारी में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई। घर के ड्राइंग रूम में मौजूद आतंकियों में से एक को गोली लगी और आरिज खान समेत 2 वहां से फरार होने में सफल रहे। आरिज खान को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभाग केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गुरुवार को गंगा जल पर जीएसटी लगाए जाने की अफवाहों पर सफाई देते हुए कहा कि चूंकि गंगा जल पूजा सामग्री है, इसलिए ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। सीबीआईसी ने यह भी कहा कि जब से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है, अब तक कभी भी जीएसटी पूजा की वस्तुओं पर लागू नहीं हुआ है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने फैसला रिजर्व कर लिया है, यानी सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने गुजरात सरकार से इस मामले में ओरिजिनल रिकॉर्ड्स अंग्रेजी अनुवाद के साथ सोमवार तक तलब किए हैं। बता दें, पीड़िता बिल्किस बानो के अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 11 दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। बता दें कि पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने इस मामले में दोषी 11 लोगों को जेल से रिहा कर दिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मंडला जिले में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर लूट के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ रहे हैं और वो यहाँ आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं। भाजपा 18 साल से सत्ता में है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। वो केवल लूट में व्यस्त हैं और हर जगह घोटाले हैं। वो चुनाव के समय अप्रासंगिक विषयों को लाते हैं जो लोगों के लिए भावनात्मक है। उन्होंने कहा कि गाँव में रोजगार के अवसर नहीं देने के कारण पलायन बढ़ गया है। आपकी ज़मीन छीनी जा रही है, आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं दिया जाता है।
जब आप आंदोलन करते हैं तो आप पर गोलियां चलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की गारंटियों को दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चे को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 500 रुपए से 1500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपए दिए जाएंगे, फिर कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को 1000 रुपए और कक्षा 11 और 12 के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी, पुरानी पेंशन दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल मुफ्त किया जाएगा, पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा, जाति जनगणना कराई जाएगी, 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले इलाके में 6वीं अनुसूची लागू होगी, SC/ST वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।